की वंदे वंदे। इस मेरठ के इस विद्यालय के इस स्कूल के सभी अध्यापक अध्यापिका एवं सभी छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों के बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने भी विद्यार्थी जीवन देखा है, छात्र का समय कैसा होता है उस चीज को देखा है। देखो, 2-3 बातें हम आपसे कहेंगे, उन 2-3 बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिए, शायद वो बातें आपके पूरे जीवन काम में आ सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में ज्ञान की बहुत कीमत है, विद्या की बहुत महिमा है। इस देश में जो जितना ज्ञानवान है, जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान है, उस व्यक्ति की उतनी ज्यादा कीमत है। ये मूर्खों का देश नहीं है, ये ज्ञानियों का देश है। जो जितना ज्ञानी होगा उस व्यक्ति की उतनी ही कीमत इस देश में है। इसलिए हम सब लोगों को ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग ऐसे ज्ञानी बने जो ज्ञान हम समाज को दे सकें, राष्ट्र को दे सकें और उस ज्ञान से राष्ट्र का कुछ हित कर सकें। ऐसा ज्ञान हम लोगों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में विद्या की बहुत कीमत है, ज्ञान की बहुत कीमत है। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जिस बालक के पास अथवा जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, उसका नाम रखना भी बिना नाम रखने के बराबर है। विद्या ही व्यक्ति का सच्चा नाम होता है। जिसके पास विद्या होती है उसका नाम ही सार्थक है। जिसके पास विद्या नहीं है उस बच्चे का नाम सार्थक नहीं है, उस बच्चे का नाम रखना एक प्रकार से फालतू ही है। इसलिए विद्या ही बच्चे का, विद्यार्थी का, छात्र का, छात्रा का सबसे अच्छा नाम होता है। इसलिए हम सब लोगों को खूब मेहनत करके हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं उसको खूब ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है विद्या के बारे में कि विद्या जो है वो अत्यंत गुप्त है, अत्यंत गुप्त धन है। एक होता है पैसा, जो सबके पास आजकल है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, सबके पास है, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति के पास। गुप्त नहीं है, ये धन सार्वजनिक है, सबको मिला हुआ है। पर जो विद्या है ना वो गुप्त होता है, वो सबके पास नहीं होता। वो जो व्यक्ति छोटे से, अपनी छोटी उम्र से पढ़ाई पर ध्यान देता है, अपने अध्यापक अध्यापिकाओं की बात मानता है, उसी के जीवन में वह धन दिखता है, उसी को उस धन की प्राप्ति होती है। और ये जो धन है ना ये बहुत गुप्त है। गुप्त माने समझते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करके प्राप्त होता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं आसानी से अलग अलग काम करके पैसे कमा लेते हैं। पर विद्या का जो धन है ना ये कमाना बहुत कीमती है। और इस देश में जिसके पास पैसा ज्यादा है उसकी कीमत नहीं है, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, विद्या ज्यादा है, उसकी कीमत है। प्राचीन भारत का इतिहास या फिर आज का इतिहास, आप कोई भी इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे तो इस बात को आप जानते होंगे कि पहले के राजा या आज के राजा, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आता था तो उठ करके खड़े होते थे और उस ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करते थे, उसको अपनी गद्दी पर बैठाते थे, उसके पैर धोते थे और खुद नीचे बैठ करके उससे ज्ञान प्राप्त करते थे। मतलब इस देश में ज्ञान की कीमत है, धन की कीमत नहीं है, पद की कीमत नहीं है, गद्दी की कीमत नहीं है, इस देश में ज्ञान की कीमत है। तो ये जो हमारे पास विद्या रूपी धन है, मनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये हम जितना कमा लेंगे वो हमारे जीवन में उतना ही काम आने वाला है। और एक और बात, विद्या भोग करी, विद्या सब भोग प्रदान करने वाली है। आप दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं चाहते हैं वो सब आपको पढ़ने के बाद मिल सकती हैं। आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो आपको जो वस्तु चाहिए, हवाई जहाज में बैठना है, हेलीकॉप्टर में उड़ना है, बड़े बड़े अच्छे कमरे आपको चाहिए रहने के लिए, बहुत अच्छा भोजन आपको खाने के लिए चाहिए, वो सब चीज आपको मिलने वाली है केवल पढ़ाई करके, केवल विद्या की प्राप्ति से। अच्छा, एक बात और इसमें हम जोड़ देते हैं कि जो आपके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो जब तक आप घर में रहते हैं तभी तक आपके साथ रहते हैं। जब आप घर परिवार से दूर चले जाते हैं
कहीं बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर वो घर वाले परिवार वाले आपके साथ नहीं रह सकते, वहाँ आपको अकेले ही जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर के आपको अकेले ही पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ भी विद्यालय में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो यहाँ भी आपके घर वाले आपके साथ नहीं होते हैं, आपको अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ आप अकेलेपन का महसूस करते हैं, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि शायद हम अकेले हैं, वहाँ विद्या ही आपके घर का सदस्य बन जाती है, परिवार का सदस्य बन जाती है, और विदेश में जाने पर भी आपको जो वस्तु चाहिए उस वस्तु की प्राप्ति करा देती है। ये विद्या की महिमा है। विदेश में जाने पर वहाँ आपके परिवार के लोग नहीं होते, वहाँ आपके घर के लोग नहीं होते, वहाँ आपके मोहल्ले के लोग भी नहीं होते, पर जो आप पढ़ते हैं, जो आपके पास ज्ञान है, उसी ज्ञान के कारण वहाँ भी आपकी पूजा होती है, वहाँ भी आपको लोग सम्मान देते हैं, वहाँ भी आपको लोग इज्जत देते हैं और वहाँ भी आपकी कदर करते हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा करने का वो प्रयास करते हैं। हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका पाठ आप सब लोग पढ़ते होंगे, श्री सुभाष चंद्र बोस। वो भी भारत के ही थे और उनकी इच्छा नहीं थी कि हम नौकरी करें, और उनके पिताजी की बहुत इच्छा थी कि हमारा बेटा आईपीएस बन जाए और ये नौकरी करे। तो आईपीएस की पढ़ाई करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को विदेश जाना पड़ा और वे विदेश चले गए। वहां पर उन्होंने पढ़ाई की और 6 महीने के अंदर आईपीएस की तैयारी कर ली। आज का छात्र यदि प्रबुद्ध होगा तो उसको भी आईपीएस करने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ने मात्र 6 महीने में आईपीएस का पूरा कोर्स तैयार कर लिया और पेपर दिए, परीक्षा दी। परीक्षा में टॉप लिस्ट में उनका नाम आया था। केवल 6 माह पढ़ाई करने के बाद आईपीएस जैसे कठिन विषय की परीक्षा उन्होंने दी और केवल 6 माह के भीतर ही उसकी परीक्षा में लंदन में जाकर के, विदेश में जाकर के उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो कितनी पढ़ाई उन्होंने की होगी। तो विदेश में उनके साथ कोई नहीं था, पर जब वो फर्स्ट आए तो वहां पर बहुत सारे टीचर्स आए, सब लोगों ने उनका स्वागत किया, सबको धन्यवाद दिया, और जब वो भारत में आए तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। और जब भारत में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं आईपीएस बनूं, आईएएस बनूं, मैं बन गया, मेरे पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन मैं अब रिजाइन करता हूँ, इस्तीफा देता हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपने देश की सेवा करनी है। और जब ये बात आकर के मुंबई में उन्होंने लोगों से कही तो हजारों लोग उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि केवल खड़े होने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ धन देना पड़ेगा, तो हम नौकरी तो करते नहीं, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो लोगों ने जितना बना सहयोग किया और माताओं ने अपने मंगल सूत्र उतार करके दिए कि आप ये ले जाइए और इससे देश की सेवा करिए। कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा ये है कि जो बच्चा पढ़ता है, पढ़ करके आगे बढ़ता है, पूरा समाज भरपूर उसका सहयोग करता है, भरपूर उसका समर्थन करता है। इससे ठीक विपरीत यदि हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, संस्कारवान नहीं बनेंगे तो समाज हमको ठुकरा देगा और इज्जत नहीं देगा और हमको कहीं कोने में पड़े अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। इसलिए विदेश जाने पर अथवा अपने घर परिवार से दूर रहने पर यदि आपका कोई सच्चा साथी है तो वो है आपका ज्ञान, वो है आपकी विद्या, वो है आपकी शिक्षा, यही आपके साथ सदा काम में आने वाली है। और ये जो धन है ना, इसकी एक खासियत है, आपके पास 1000 रुपए हैं और यदि आपके दोस्त ने आपसे कहा हमें जी 500 रुपए दे दो, हमें थोड़ा जरूरत है, तो आपने उसको 500 दे दिए, तो अब आपके पास कितने बचेंगे? 500, केवल 500 बचेंगे ना। फिर उसमें से किसी ने कहा जी हमें 250 दे दो, तो आपने उसको 250 दे दिए, तो अब कितने बचेंगे आपके पास? 250। ऐसे करते करते यदि 10-5 लोगों ने मांग लिए तो आपके पास एक भी पैसा बचने वाला नहीं है। पर विद्या एक ऐसा धन है कि ये जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ता है। काम धैर्य गुणा विद्या ढकाले फलदायिनी, ये जो विद्या होती है ना, ये जितना बांटे उतना ही बढ़ता है। आप अपने सहपाठी के, यदि आपका सहपाठी कमजोर है तो उसको आप पढ़ाएंगे तो आपका ज्ञान घटेगा नहीं। ये नहीं होगा कि जी हमने इसको पढ़ा दिया तो हमने जो पढ़ाया वो आप खुद भूल गए, ऐसा नहीं होता। जो आप पढ़ाते हैं वो आपका और मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है और आप एक बढ़िया तैयार विद्यार्थी हो जाते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये होगा
कि ये जो विद्या रूपी धन है, इस विद्या रूपी धन को कितना भी खर्च करो, कितना भी खर्च करो, कितना भी खर्च करो, ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी घटने का नाम नहीं लेता। अच्छा, धन में एक और परेशानी होती है। मान लो किसी को पता चल गया कि आपके पास हीरा है, तो वो आपके घर में डकैती डाल देगा, आपको मार डालेगा और उस हीरा को लेकर के चला जाएगा। पर ये जो विद्या रूपी धन है, इसको कोई आपसे चुरा नहीं सकता। आपके पास माइंड में बहुत सारी बातें हैं, आपको हजारों हजारों पेज याद हो गए हैं। अब हमको हमारे मन में ऐसा लगे कि जी इससे इसके पेज छीन लेते हैं हम, तो हम कुछ भी कर लें, पर आपके माइंड में से जो आपके पास है उसको हम ले नहीं सकते। ये एक ऐसा धन है जिसको कोई चोर संसार में नहीं चुरा सकता। संसार में एक से एक चोर है। आप चोर जेब में भी पैसा रख ले ना तो भी काट लेते हैं, ऐसे ऐसे चोर हैं। पर वे शातिर चोर भी आपकी विद्या को नहीं चुरा सकते। कुछ भी वो प्रयास कर ले पर वो आपकी विद्या को चुराने में सक्षम नहीं है। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति होती है तो राजा उस पर टैक्स लगा देता है, कर लगा देता है, या कहता है जी आपके पास बहुत पैसा है, आप आधा पैसा राज्य के खजाने में डाल दो, हम देश की सेवा करेंगे। मान लो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया और राजा चाहे कि इसके पास एक्स्ट्रा ज्ञान है, इससे कुछ ज्ञान हम ले लेते हैं, तो राजा आपको कहे आपके पास आकर के कि जी आपके पास बहुत ज्ञान है, इसमें से 50% हमें दे दो, उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे और आधा आप अपने पास रखो। तो राजा की हिम्मत नहीं है तो वो आपके ज्ञान को आपसे छीन सके, क्योंकि ज्ञान जो है वो राजा के अधिकार में भी नहीं आता। संसार का कोई भी धन हो उसको राजा छीन सकता है, उसको हड़प सकता है, उसका अधिकार है। पर ये जो विद्या रूपी धन होता है, इस धन को राजा भी नहीं छीन सकता, राजा भी नहीं हड़प सकता। कोई भी कितने भी उच्च स्तर का अधिकारी हो वो भी आपसे चीज नहीं छीन सकता। एक और बात धन में होती है, धन का बंटवारा किया जाता है। जैसे घर में 2 भाई हो, 3 भाई हो, तो पिताजी माताजी कह रहे थे कि भाई इतना आपका हो गया, इतना छोटे भाई का हो गया, इतना बीच वाले भाई का हो गया। धन में बंटवारा होता है, धन में हिस्सेदारी होती है, बच्चों की, बेटियों की, सबकी हिस्सेदारी धन में होती है। पर ये जो विद्या रूपी धन है इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकती। यदि पिताजी कहे बेटा तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, इसमें से 25% अपने छोटे भाई को भी आप दे दो तो इसके पास भी कुछ हो जाएगा, तो ये ऐसी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विद्या को हम किसी को भी इस प्रकार से दे नहीं सकते कि लो जी आप 25% रख लो, तो इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता। ये धन, इसकी 3 खासियत है, इसको चोर भी नहीं चुरा सकता। दूसरी बात क्या बताई, इसको राजा भी नहीं छीन सकता, कितना भी शासन कर ले, पर आपके पास जो विद्या है उसको राजा भी नहीं छीन सकता। और तीसरी बात अंतिम क्या बताई कि जो भाई है अथवा घर परिवार में कोई सदस्य है जो आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है तो वो संपत्ति को तो हड़प सकता है, पर आपकी जो विद्या रूपी संपत्ति है उसको वो हड़प नहीं सकता। अच्छा, धन की एक और समस्या है। धन जिसके पास होता है उसको बड़ी चिंता रहती है, चोर ना आ जाए जी, हमारे यहाँ आग ना लग जाए, भूकंप ना आ जाए, और दुनिया भर की उसको टेंशन रहती है। मान लो किसी के घर में करोड़ रुपया रखा है, 1 करोड़ रुपया रखा है, तो उसको डर बना रहता है, चोर आ जाएंगे, किसी को पता लग जाएगा, सब छीन के ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, वो छीन के ले जाएंगे, आग लग जाएगी तो सब जल जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगी तो सब उड़ जाएगा, समस्या होती है। पर जो विद्या रूपी धन है ये कभी बोझ नहीं बनती, ये कभी टेंशन नहीं लेती, ये टेंशन को लेती है। आपको कभी कोई टेंशन हो और आपके जो अध्यापक अध्यापिका आपको रोज सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, आप उस पर जब गौर करेंगे तो आपकी हर समस्या धीरे धीरे हर समस्या का आपकी समाधान हो जाएगा। तो ये जो विद्या रूपी धन है इसका कोई भार नहीं है। ये नहीं है कि हमने तो 1000 स्पेलिंग याद कर ली तो दिमाग पर बहुत लोड हो गया, ऐसा नहीं। आप 50,000 भी कर लेंगे, 1 लाख भी कर लेंगे तो आपके दिमाग पर लोड आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो धन है ये कभी बोझ नहीं बनता, ये हमेशा बोझ को खींचता है, बोझ को समाप्त करता है। आपके माइंड का जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन को समाप्त कर देता है। और अंतिम इसकी हमने आपको खासियत बता दी कि जितना ये धन बांटो उतना बढ़ता है। ये धन कभी भी किसी भी स्थिति में घटने वाला नहीं है। ये आप सबको पढ़ाती है तो ये नहीं है कि आपको पढ़ाने के बाद इनके पास से वो धन गायब हो जाता है,
वो इस चीज को भूल जाती है। आप कल पूछेंगे तो भी बताएंगे, परसों पूछेंगे तो भी बताएंगे, जब भी आप जीवन में वो बात इनसे पूछेंगे ये आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जिसको आप जितना बांटेंगे उतना ही मजबूत होता है। और यदि आप इसको गुप्त रखेंगे, छुपा के रखेंगे, तो धीरे धीरे आपके पास से भी चला जाएगा। हम लोग अपने सहपाठी को आगे बढ़ने नहीं देते। हम चाहते हैं कि हम स्कूल में फर्स्ट आए, हमारा नाम हो और हमारा जो सहपाठी है उसको गधा रह जाए। तो ये नहीं करना चाहिए। आप अपने सहपाठी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले और उससे कहें कि आप पढ़िए, आपको जो समस्या हो, जहां आपसे ना आता हो, या जो भी आपको क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। तो इससे वो जो आपका सहपाठी है, क्लासमेट है, उसको तो ज्ञान होगा, साथ ही साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा और आप एक विश्व स्तर के प्रवक्ता बन जाएंगे और पूरे देश का नाम समाज में, दुनिया में रोशन कर देंगे। तो इसलिए ये एक ऐसा धन है जो बांटने पर घटता नहीं है, बांटने पर दिनों दिन बढ़ता है। तो इसलिए जितने भी दुनिया में धन है, उन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है तो वो धन है विद्या वाला धन। विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ है। इसको चोर नहीं चुरा सकता, इसको राजा नहीं छीन सकता, इसका बंटवारा नहीं हो सकता, ये भार नहीं बनता, कभी खोपड़ी पर बोझ नहीं बनता, माइंड को डिप्रेशन में नहीं रखता, और जितना इसको बांटे उतना दिनों दिन बढ़ता है। ये 5 खासियत हमने आपको ज्ञान की बताई, विद्या की बताई, जो आपको जीवन भर याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है? इसको आप लोग बोलिए, इसको चोर नहीं चुरा सकता। क्या नहीं कर सकता? दूसरी बात बताई, इसको राजा नहीं छीन सकता। तीसरी बात आपको बताई कि इसको कोई भाई नहीं हड़प सकता। चौथी बात आपको बताई, ये कभी भी बोझ नहीं बनती। और 5वीं बात आपको बताई, इसको जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है। ये इसकी खासियत है, ये इसकी विशेषता है। अब आप कहेंगे जी आपने विद्या की बहुत महिमा बताई, अब हम सब लोगों को विद्या चाहिए, तो हम लोगों को विद्या कैसे मिले? विद्या के 4 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, चौथा रास्ता ज्यादा खास नहीं है। सबसे पहली विद्या का रास्ता है गुरु शुश्रूषया विद्या। हम जिससे पढ़ते हैं उसके प्रति जब तक हमारे मन में आदर का भाव नहीं होगा, सम्मान का भाव नहीं होगा, जब तक हम अपने टीचर्स को, जो भी आपको शिक्षा देते हैं, उनको जब तक आप भगवान के रूप में नहीं देखेंगे, बदमाशी चालाकी करते रहेंगे, तब तक आपको गा से गधा भी आने वाला नहीं है। इसलिए हमको हमेशा जो हमको शिक्षा देता है, जो हमको पढ़ाता है अथवा जो हमको पढ़ाती है, उनके प्रति हमेशा सम्मान वाचक दृष्टि से, सम्मान सूचक दृष्टि से ही उनको देखना चाहिए, रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और उनको रोज प्रणाम करना चाहिए। ये एक विद्या, ये एक रास्ता है विद्या की प्राप्ति का। आप जितनी उनकी सेवा करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उतनी विद्या आपके भीतर प्रवेश करती जा रही है। एक रास्ता तो ये हो गया, ये सबसे अच्छा रास्ता है, इसलिए हमने आपको सबसे पहले बता दिया। जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो सबसे पहले बताई जाती है, फिर और घटिया बात बाद में बताई जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सेवा करने से सबसे ज्यादा विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए जो हमको पढ़ाते हैं उनके प्रति हमें हमेशा सम्मान का भाव रखना चाहिए, आदर का भाव रखना चाहिए। इससे हमारे हृदय में आप देखेंगे बहुत जल्दी बुद्धि का विकास होने लगेगा। दूसरा विद्या की प्राप्ति का उपाय है धन के द्वारा। धन दे करके हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। किसी को हमने अपने घर पर बुला लिया कि आप जी हमको घर पर आकर के पढ़ा जाया करो, हम आपको इतनी फीस महीने पर दे दिया करेंगे। ये भी एक रास्ता है, पर ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा पहला वाला रास्ता है। पहला रास्ता बहुत अच्छा है, ये दूसरे नंबर का रास्ता है। और तीसरे नंबर का एक और रास्ता है कि जी हमको अंग्रेजी आती है, आपको हिंदी आती है, हम आपको अंग्रेजी पढ़ा देंगे, आप हमको हिंदी पढ़ा देना। ऐसे करके भी आप किसी से ज्ञान ले सकते हैं। ये तीसरा रास्ता है। पर इसमें जो सबसे पहला वाला रास्ता है वो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रास्ता है, और वो रास्ता है सेवा, रिस्पेक्टफुल रास्ता। हम आप सबको अच्छे से सबको नमस्कार करें, अपने जो भी गुरु हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनको सम्मान दें। इस रास्ते से बहुत जल्दी आप विद्यावान बन जाएंगे। अब 2-3 छोटी टिप्स आपको बुद्धि बढ़ाने के विषय में हम आपको देना चाहते हैं। जैसे कई बच्चों का
है कि जी हमारे पास दिमाग तेज नहीं है, हम कमजोर हैं, इसलिए हमको याद कम होता है, हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा तेज काम नहीं करता है, धीरे धीरे काम करता है। यदि एक बच्चा 10 पेज एक दिन में याद कर सकता है तो हमको केवल 2 पेज याद होते हैं, 3 पेज याद होते हैं। तो हम क्या करें जिससे हमारे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ जाए? तो उसके लिए 2-3 बातें आप ध्यान रखें। एक तो आप सबसे पहली बात ये याद कर लें कि सूर्योदय से पहले उठना सीख जाए। सूर्योदय माने जब सन आता है, जब हमको दिखता है सूर्य, उससे पहले हमको थोड़ा देर पहले उठना है। इससे आपके माइंड का बहुत तेज विकास होगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो जब हमारे मस्तिष्क पर पड़ती हैं और हम सोते रहते हैं तो उसकी नेगेटिव जो ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी जो होती है, वो आपकी बुद्धि को धीरे धीरे टप 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 करते करते घटा देती है। इसलिए हमको सूर्य की किरणों में सोना नहीं है, हमको सूर्य की किरण उगने से पहले ही उठ करके बैठ जाना है। ये एक बहुत अच्छा रास्ता है, आप एक माह करके देख लो। जब सूर्य उगता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, गर्मियों में सूर्य थोड़ा जल्दी आ जाता है, ठंडियों में थोड़ा लेट आता है। तो जब लेट आए तो आप थोड़ा लेट उठ जाइए, जब जल्दी आए तो थोड़ा जल्दी उठिए। कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि 12 माह होते हैं, उन 12 महीने में हमें सूर्य उगने से पहले उठना है। इससे आपके मस्तिष्क का बहुत जल्दी विकास होगा। अब तो आजकल ये चल गया कि मम्मी पापा उठाते उठाते परेशान हो जाते हैं, स्कूल का टाइम जब होने को आया तो मुंह धो करके स्कूल में आ गए। तो ऐसे में बुद्धि तेज होने वाली नहीं है। ऐसे में आपकी बुद्धि का स्तर घटता जाएगा और आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो एक रास्ता ये है। दूसरी रास्ता ये है, आप रोज गाय का दूध पीजिए। गाय के दूध को पीने से बहुत जल्दी माइंड की जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ती है। आज आप एक काम करना, सब लोग याद करना, कितना आप याद कर सकते हो, कितनी मीनिंग याद कर सकते हो, कितनी गणित कर सकते हो, जो भी आप करते हो उसको करके देखना। और फिर एक माह गाय का दूध पीना। कब पीना? रात में पीना है, सोने से आधे घंटे पहले। सुबह नहीं पीना है। सुबह जो दूध है वो जहर के समान माना गया है। रात का दूध सबसे फायदेमंद होता है। कुछ बच्चों को उनकी मम्मी पापा सुबह दूध पिला पिला करके भेज देते हैं, वो ठीक नहीं है। रात में आधे घंटे सोने से पहले दूध पीना है। और एक माह बाद आप देखेंगे कि आपके माइंड में बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा है, आपका दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने करके देखा है, हमने अपनी बुद्धि की भी इसी प्रकार से परीक्षा की है। आप भी करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अंतर समझ में इसका आने लगेगा। तो सबसे पहली बात आपको बताई, सूर्योदय से पहले उठिए। दूसरी बात आपको बताई, गाय का दूध पीजिए। तीसरी बात एक और आपको हम बताना चाहते हैं, वो ये कि आपको जो पढ़ाने वाले हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखिए, उससे भी एक बहुत जल्दी विद्या बढ़ती है। क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, भारतीय लोग हैं, यहाँ पर जो गुरु है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो गुरु है उसको एक सम्मान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए उनको आप सम्मान की दृष्टि से देखिए, उनको आप तवज्जो दीजिए, उनको आप सम्मान दीजिए, तो उससे भी आपके मस्तिष्क में बहुत जल्दी विकास हो जाएगा। अब हम लोगों ने आजकल एक काम कर दिया है कि हम लोग ज्यादातर अपने टीचर्स के सामने झूठ बोल देते हैं। उस झूठ बोलने से क्या होता है कि हमारी जो माइंड की शक्ति है वो पॉजिटिव ना होकर के धीरे धीरे नेगेटिव हो जाती है। इसलिए करना क्या है कि हमको मास्टर के सामने, टीचर के सामने झूठ नहीं बोलना है। महात्मा गांधी की आपने कथा सुनी होगी। महात्मा गांधी जब छोटे से थे तो एक दिन वो हरिश्चंद्र का नाटक देखने के लिए अपनी माता जी के साथ में गए। और हरिश्चंद्र का जब नाटक चल रहा था तो महात्मा गांधी ने पूरा नाटक बहुत ध्यान से देखा। और ध्यान से देखने के बाद उन्होंने देखा कि हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। उसी दिन महात्मा गांधी जी ने संकल्प लिया कि मैं भी अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये एक महात्मा गांधी जी की कथा है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हम अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन भर की प्रतिज्ञा यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना अपने मन में कर लो कि हम अपने जो पढ़ाने वाले हमारे अध्यापक हैं, हमारी अध्यापिकाएं हैं, उनके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो बात सच होगी वो बताएंगे, जो बात गलत होगी उसको भी बताएंगे। इससे भी आपकी माइंड की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो ये आप 2-3 छोटे-छोटे काम कर सकते हैं दिमाग बढ़ाने के लिए। और विद्या की प्राप्ति के लिए 2-3 उपाय हमने पहले ही बता दिए। अब एक आखिरी बात आपसे कहेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। एक आखिरी बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सब भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमको पढ़ लिख करके जितने हमारे द्वारा बन जाए उतने देश की सेवा करनी चाहिए, उतने
उतनी अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आज से 200-250 वर्ष पहले इस देश में अंग्रेज आए और इस देश को उन्होंने गुलाम बना करके अंग्रेजों ने रखा। तो जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट तैयार की थी इस देश की, तो उसमें से एक रिपोर्ट वो लंदन ले गए और लंदन में जाकर के उन्होंने जो कहा वो हम आपके सामने कहना चाहते हैं, उसको सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंग्रेज अधिकारी लंदन में जाकर के कह रहे हैं, वो हम आपको अंग्रेजी में बोल देते हैं जिससे आपको अच्छे आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम सत्य बोल रहे हैं। वो कहता है, आई हैव ट्रैवल्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु इज अ बेगर एंड हु इज अ थीफ ऑफ दिस कंट्री इंडिया। मैंने भारत वर्ष का पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूरे भारत का कई बार भ्रमण किया और पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद भी हमको एक भी आदमी गरीब नहीं दिखा और एक भी आदमी मूर्ख नहीं दिखा। मतलब आज से 200 वर्ष पहले हमारे भारत में पूरा समाज शिक्षित होता था और पूरा समाज धन से संपन्न होता था। और इसमें एक कारण है, शिक्षित समाज कभी गरीब नहीं हो सकता। जो समाज शिक्षित होता है उसके समाज में हमेशा धन बना रहता है, रुपया बना रहता है, पैसा बना रहता है। तो इसलिए शिक्षित समाज कभी गरीब नहीं होता है। तो हम लोग यदि शिक्षित होंगे तो हमारे समाज में जो आज गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो भूखमरी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हम देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आप कहेंगे जी हम लोग तो छोटे छोटे हैं, देश की हम क्या सेवा करेंगे, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक घर था, उसमें आग लग गई, तो मशीन जब तक आ नहीं पाई आग बुझाने वाली, तो मोहल्ला के लोगों ने बाल्टी से, जग से, लोटे से पानी डालना शुरू किया। एक वही चिड़िया रहती थी छोटी सी, उसी घर में ऊपर रहती थी, वो घोंसला बना करके। उस चिड़िया ने देखा कि जहाँ मैं रहती थी आज तो वहाँ आग लग गई, अब मैं कहाँ रहूंगी। तो चिड़िया रोने लगी। और फिर बाद में उसने सोचा कि रोने से काम चलने वाला नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो वो नदी में जाती और चोंच में 2 घूंट पानी लेकर के आती और उस घर पर डाल करके चली जाती। फिर आती नदी में, फिर 2 घूंट चोंच में पानी भरती, फिर घर पर छोड़ के चली जाती। एक किसी लड़के ने कहा कि तुम बड़ी मूर्ख हो, इतनी बड़ी आग लग गई, 2 बूंद पानी से क्या होने वाला है, 2 बूंद पानी डालने से तो आग बुझने वाली नहीं है। तो उस चिड़िया ने उस समय कहा कि देखो 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, ये बात मैं भी जानती हूँ कि 2 बूंद पानी डालने से आग बुझने वाली नहीं है। पर एक बात है कि जब ऊपर नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और मुझे वहाँ उसके लिए सम्मान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्र में जितना योगदान बन सकता है, जितना सहयोग बन सकता है, उतना हम करें। इस बात की हमको परवाह नहीं करनी चाहिए कि जी हमसे तो इतना हो नहीं पाएगा, हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, पूरे देश का सुधार हम अकेले कैसे करेंगे। आपसे 1% हो रहा है, आप 1% करिए, जिससे 5% होगा वो 5% करेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जब काम करेंगे तो निश्चित ही इस देश में खुशी आएगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। और एक बात अंत में हम कहते हैं कि बालक ही देश का भविष्य होते हैं। आप लोग यदि समझ गए, आप लोग सुधर गए, आप लोग सुलझ गए और ज्ञानी बन गए, पढ़ लिख गए, तो आप ही राष्ट्र का भविष्य है। आप ही राष्ट्र को उज्जवल करेंगे, आप ही राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में करेंगे और आप ही पूरे विश्व को ये समझाएंगे कि हमारा भारत महान है। ये राष्ट्र को, पूरे विश्व को आप संदेश देंगे। तो आप अपने को हल्के में मत लो, ये मत समझो कि हम क्या है, हम तो कुछ नहीं। आप अकेले भी पूरे राष्ट्र का परिवर्तन कर सकते हैं, फिर आप तो इतने लोग हैं। तो इसलिए राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहिए। देश की बात आए तो हमेशा तैयार रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर से आपके सफल जीवन की कामना करते हुए यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप लोगों की मंगलमय जीवन की कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।